बच्चों यूनिट डायमेंशंस में हमारा लास्ट लेक्चर तक एरर एनालिसिस ख़त्म हो गया है, ठीक है। पिछले लेक्चर में मैंने एंगल एंड लॉग, मैथमेटिक्स में एंगल एंड लॉग मैंने सेंड किया है लेक्चर, तो वहाँ पर कन्वर्जन कैसे करेंगे, सेकंड को रेडियन में, मिनट को रेडियन में, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर रहे होंगे, वो लेक्चर आप ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पे मैं पैरेलक्स मेथड पढ़ाने जा रहा हूँ अब, और पैरेलक्स मेथड में उन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसलिए मैंने बीच में वो लेक्चर पोस्ट किया था। अब आप क्या करेंगे, पहले उस लेक्चर को वॉच करेंगे जिन्होंने नहीं किया है, मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिज़िक्स फोल्डर में पड़ा है वो लेक्चर, ठीक है। पहले उसको देखेंगे लेक्चर को, और उसके बाद जो है आप इस लेक्चर को देख रहे होंगे, ठीक है। ये हमारा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर में, और फिर बेसिक इंस्ट्रूमेंट में एक लेक्चर और बचता है हमारा, है। तो ये लास्ट लेक्चर है हमारा, इसको आगे देखते हैं क्या करना है इसमें। तो सबसे पहले देखें प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस। प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस। सबसे पहले हमारा है फर्मी। फर्मी को हम डिनोट करते हैं किससे, एफएम से। यूज टू मेजर, यूज टू मेजर न्यूक्लियर साइज। फर्मी का इस्तेमाल, फर्मी जो है डिस्टेंस की यूनिट है, लेंथ की यूनिट है, जिसका इस्तेमाल हम न्यूक्लियस की रेडियस नापने में, न्यूक्लियस का साइज़ मेज़र करने में हम इसका यूज़ कर रहे होते हैं। वन फर्मी इसको एफएम से डिनोट करते हैं। वन फर्मी इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। वन फर्मी इज इक्वल टू कितना, 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। जो हमारी दूसरी यूनिट है लेंथ की, स्मॉल डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए बच्चों, वो है एंगस्ट्रॉम। आप जानते हैं एंगस्ट्रॉम, पहले ही पढ़ा होगा आपने। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। यूज टू मेज़र वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट को जनरली एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू जो है वो कितना होता है बच्चों, 10⁻⁻10 मीटर, जानते हैं आप, ठीक है। दूसरा हमारा है, नेक्स्ट हमारा होता है नैनोमीटर। नैनोमीटर को nm से डिनोट करते हैं। 1 नैनोमीटर, ये भी वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं इसको, वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। ये 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर, ठीक है, 10⁻⁹ मीटर। चौथा हमारा होता है बच्चों क्या, माइक्रोमीटर। μm, इसको माइक्रॉन भी कहते हैं। इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, यूज टू मेज़र थिकनेस of sheet paper, used to measure thickness of sheet, ठीक है। और 1 माइक्रॉन या 1 माइक्रोमीटर जो है वो कितना होता है बच्चों, 10⁻⁻6 मीटर। आगे देखें प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस, फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस। सबसे पहली है हमारी है लाइट ईयर। क्या होती है लाइट ईयर, इट इज द डिस्टेंस, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, याद रखना,
लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ लाइट ईयर जो होगा वो क्या होगा, एल होगा। इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम। ठीक है, एक साल में लाइट वैक्यूम में जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करके जाती है, एक साल में लाइट वैक्यूम में जितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर जाएगी, जितनी लेंथ ट्रैवल कर जाएगी, उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू जो है डिस्टेंस स्पीड, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है ना। अगर मैं ये वाला फार्मूला लगाऊं आपके लिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो 1 लाइट ईयर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 1 ईयर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम में डिस्टेंस ट्रैवल है। ठीक है, इनटू 1 ईयर। अगर हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1 LY इज द लाइट ईयर। लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और 1 ईयर में कितने सेकंड होते हैं, 1 ईयर में कितने डेज, 365.25 डेज। ठीक है, इतने डेज होते हैं 1 ईयर में। और एक दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। ठीक है, तो ये आपका जो है, इसको आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लोगे तो ये आपका आता है 9.467 × 10⁻15 मीटर। 9.467 × 10⁻15 मीटर। 1 लाइट ईयर जो है 9.467 × 10⁻−15 मीटर। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी to measure a distance of nearby star। नियरबाई स्टार जो हैं उनके डिस्टेंसेस को मेज़र करने में हम इस लाइट ईयर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, आपने बस सुना होगा कि स्टार जो है हमारा 3 लाइट ईयर अवे है, 5 लाइट ईयर अवे है, 7 लाइट ईयर अवे, 10 लाइट ईयर अवे। ठीक है, तो 1 लाइट ईयर जहाँ कितनी डिस्टेंस होती है, 9.467 × 10⁻15 मीटर। एस्ट्रोनॉमी में यूज़ करते हैं नियर बाई स्टार की डिस्टेंसेस को मेज़र करने में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारी यूनिट है लार्ज डिस्टेंसेस के लिए। अगर हमें लार्ज डिस्टेंसेस को मेज़र करना है तो नेक्स्ट जो यूनिट है हमारी वो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको डिनोट करते हैं AU से। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द mean distance of अर्थ फ्रॉम सन। अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है, अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है, जो मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसका इस्तेमाल क्या करते हैं, इट इज यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट। हमारे अर्थ से प्लैनेट की जो डिस्टेंसेस हैं, हमारे अर्थ से जो प्लैनेट्स हैं हमारे, उनके डिस्टेंसेस हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मेज़र कर रहे होते हैं। क्या है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज़ द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है, अर्थ सन जो है हमसे कितनी डिस्टेंस पे है, जितनी डिस्टेंस पे सन हमसे है वो डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू
1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो कैलकुलेशन के लिए, न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन के लिए 1.496 को 1.5 भी ले लेते हैं, तो आप यूँ भी कह सकते हैं कि 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तीसरी जो यहाँ पर डिस्टेंस यूज़ कर रहे होते हैं वो यूज़ करते हैं हम पारसेक, ठीक है। ये पारसेक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकता है, या इसको पैरालैक्टिक सेकंड भी कहते हैं, पैरालैक्टिक सेकंड। ठीक है, पैरालैक्टिक सेकंड कहते हैं। इट इज द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। इट इज द लार्जेस्ट practical unit of distance used in astronomy। ये जो आपका पारसेक है, ठीक है, इन लाइट ईयर से भी बड़ी डिस्टेंस यूनिट है और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU से भी बड़ी यूनिट है और लाइट ईयर से भी बड़ी है। लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस है पारसेक, ठीक है। कैसे डिफाइन किया गया है इसको जरा देखें ध्यान से। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क of length 1 astronomical unit, an arc of length 1 astronomical unit subtends an angle of 1 second ऑफ आर्क। कैसे डिफाइन किया गया है कि पारसेक वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितनी है, इतनी, ठीक है। अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस की, उतनी लेंथ के बराबर आर्क, इतनी आर्क जितनी डिस्टेंस पे जाकर 1 सेकेंड एंगल सबटेंड कर रही होगी, वो डिस्टेंस जो है क्या कहलाती है, पारसेक कहलाती है, ठीक है। अब ये कितनी बड़ी डिस्टेंस है इसका अंदाज़ा आप कैसे लगा सकते हैं। ये डिस्टेंस कितनी बड़ी है इसका अंदाज़ा अगर आपको लगाना हो तो लास्ट लेक्चर को अगर आप रिकॉल करें, एंगल वाले लेक्चर को, तो हमने क्या बताया था बच्चों, हमने क्या बताया था आपको, अगर लास्ट लेक्चर को आप रिकॉल करें तो आपके पास ये एक अगर सर्किल है, ये सर्किल है और ये सर्किल का अगर सेंटर है और ये आर्क ऑफ द सर्किल है, ये आपकी आर्क है AB। तो अगर ये AB आर्क यहाँ पे एंगल सबटेंड कर रही है थीटा, तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू दिस लेंथ आर्क AB, लेंथ ऑफ आर्क AB, लेंथ ऑफ आर्क AB अपॉन रेडियस, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ आर्क AB अपॉन रेडियस। अगर ये लेंथ पूरी यहाँ से यहाँ तक की L है, अगर ये लेंथ आपकी L है ये, तो इस फॉर्मूले को मैं क्या कह सकता हूँ, L/R कह सकता हूँ, ठीक है बच्चों। अब अगर आप ध्यान दें कि ये पूरा कंप्लीट सर्किल जो है, ये कंप्लीट जो सर्किल है, ये पूरी लेंथ कितनी है, इस आर्क लेंथ कितनी है टोटल, 2πr है ना टोटल आर्क लेंथ है। और ये पूरा कंप्लीट सर्किल जो है कितना एंगल सबटेंड कर रहा होता है, सेंटर पे कितना एंगल, ये पूरा एंगल जो है, ये जो पूरा एंगल है कंप्लीट एंगल, ये कितना है, 360 डिग्री का एंगल है। तो पूरी आर्क जो है कितना एंगल बना रही होती है, 360 डिग्री एंगल बना रही होती है, ठीक है।
तो 1 डिग्री एंगल कितनी लेंथ बनाएगी, इस आर्क का कितना लेंथ बनाएगा 1 डिग्री। ये जो आपकी कंप्लीट लेंथ है, अगर ये मान लो आपका, ये मान लो 360 मीटर लेंथ है, ये टोटल 360 मीटर लेंथ है। तो कितने मीटर लेंथ की आर्क सेंटर पे 1 डिग्री एंगल बना रही होगी, 1 मीटर लेंथ की आर्क। ठीक है, यहाँ पे जो 1 मीटर लेंथ, अगर ये 1 डिग्री एंगल है, ये आपका अगर 1 डिग्री एंगल है तो ये लेंथ कितनी होगी, 1 मीटर होगी। अगर ये टोटल 360 मीटर है तो 360 मीटर लंबाई का जो पूरा सर्किल है वो सेंटर पे 360 डिग्री एंगल बना रहा है, तो उस सर्किल का 1 मीटर लंबाई की आर्क सेंटर पे 1 डिग्री एंगल बनाएगी। क्लियर बच्चों। और 1 मिनट क्या है, 1 मिनट एंगल क्या चीज़ है, 1 डिग्री का 1 डिग्री एंगल के कितने इक्वल, 1 डिग्री में कितने मिनट होंगे, मैंने बताया लास्ट लेक्चर में 1 डिग्री में 60 मिनट एंगल्स होंगे। डिग्री, मिनट और सेकंड जो है वो एंगल की यूनिट है। मिनट और सेकंड टाइम की भी यूनिट है और मिनट और सेकंड एंगल के लिए भी यूज़ हो रही होती हैं। तो जो मिनट है वो किसकी यूनिट है, एंगल की यूनिट है, और सेकंड भी एंगल की यूनिट है। तो 1 डिग्री में कितने मिनट एंगल होंगे, 60 मिनट एंगल होंगे। और 1 मिनट में कितने सेकंड एंगल होंगे, 60 सेकंड एंगल होंगे। तो 1 डिग्री को अगर मैंने मिनट में कन्वर्ट करना हो तो 60 मिनट, और फिर 60 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 60 से अगेन मल्टीप्लाई करो। तो 1 डिग्री जो एंगल है उसमें कितने 1 डिग्री एंगल में कितने सेकंड होंगे, 3600 सेकंड होंगे। 60 × 60 3600 सेकंड होंगे। तो 1 सेकंड जो है कितनी आर्क बना रही होगी, अगर ये 1 मीटर लंबाई है इस आर्क की लंबाई 1 मीटर है, तो 1 मीटर लंबाई की आर्क सेंटर पे 1 डिग्री का एंगल बनाती है, अगर ये 360 मीटर लेंथ का सर्किल है तो। ठीक है, तो 1 सेकंड जो है कौन सी लेंथ 1 सेकंड एंगल सबटेंड कर रही होगी सर्किल सेंटर पे। इस 1 मीटर का जो 136वां पार्ट लेंथ होगी, इतना 1 मीटर है ना, 1 मीटर के फिर 3600 इक्वल पार्ट करो, 1 मीटर के 3600 इक्वल पार्ट करो, उसमें से जो एक पार्ट होगा वो 1 सेकंड एंगल सबटेंड कर रहा होगा। ठीक है, यानी अगर ये थीटा जो है तो 1 सेकंड एंगल कैसा एंगल बनेगा, वेरी स्मॉल एंगल बनेगा। तो जब ये एंगल जो थीटा जो होगा वेरी वेरी स्मॉल एंगल होगा, 0 के नियरर। इसका मतलब अगर थीटा 1 सेकंड है तो इसका मतलब थीटा कैसा है, वेरी स्मॉल एंगल है। 1 सेकंड एंगल इज द स्मॉल एंगल। जब थीटा स्मॉल एंगल की तरफ को अप्रोच करेगा, किसकी तरफ को अप्रोच करेगा, वेरी स्मॉल एंगल, 0 ना कह के मैं इसको कहूं वेरी स्मॉल एंगल की तरफ को अप्रोच करेगा। वेरी स्मॉल एंगल का मतलब थीटा जो है नियरर टू 0 एंगल की तरफ को अप्रोच करेगा। तो ये जो आर्क है, ये जो आर्क लेंथ है ए बी, तो बी जो है वो कहां को अप्रोच करेगा, ए को अप्रोच करेगा। बी जो है, बी पॉइंट कहां पे होगा, इमीडिएटली आफ्टर पॉइंट ए। बी और ए एक ही जगह पे होंगे, जरा सा हम ए से खसकेंगे हमें बी मिल जाएगा। तभी तो थीटा बहुत स्मॉल एंगल बन रहा होगा। ठीक है, तो अगर यहां पे मैंने ए बी को मिलाया तो ये आपको आर्क जैसा दिख रहा है, तो इस सिचुएशन में अगर मैं ए बी को मिलाऊंगा तो आपको ए बी ऐसा मिलेगा, स्ट्रेट मिलेगी आर्क। बात समझे। तो आर्क, अभी डिस्प्लेसमेंट अगर मैं देखूं, अभी डिस्प्लेसमेंट कितना है, इतना डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं मिनिमम डिस्टेंस होती है। अभी डिस्प्लेसमेंट ये है, अगर पार्टिकल ए से लेके बी पे गया तो इस फिगर में डिस्प्लेसमेंट ये है और लेंथ ये है। इतनी लेंथ चला और इतना डिस्प्लेस हुआ। लेकिन अगर मैं ये केस ले लूँ, थीटा इज अप्रोचिंग टू 0, वेरी स्मॉल एंगल ले लूँ, तो वेरी स्मॉल एंगल के लिए बी जो है कहाँ होगा, ए के नियरर होगा। ए के नियरर होगा तो ये डिस्प्लेसमेंट और ये लेंथ दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। आपको ए बी जो होगा वो कैसा मिलेगा, सर्किल पे ऑलमोस्ट स्ट्रेट मिलेगा। ठीक है, तो 1 सेकंड जो एंगल सबटेंड करेगी, जो 1 सेकंड एंगल सबटेंड करेगी आर्क सर्किल की, जो आर्क होगी जो 1 सेकंड एंगल सबटेंड कर रही होगी, तो वो आर्क ऑलमोस्ट कैसी हो रही होगी, स्ट्रेट आर्क होगी एकदम। ठीक है, तब ये रेडियस जो होगा, जब ये रेडियस जो होगी, ये रेडियस इस ए बी आर्क के कंपैरिजन में, ये रेडियस जो होगी इस ए बी आर्क के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो जाएगी। बहुत छोटी सी आर्क मिलेगी, बहुत छोटी सी आर्क। ये आर्क लेंथ बहुत ज्यादा है। तो कौन सी आर्क लेंथ, अगर आर्क लेंथ स्ट्रेट आर्क है तो स्ट्रेट आर्क जो है
स्ट्रेट आर्क अगर आपको मिल रही है तो उसका सेंटर कहाँ मिलेगा आपको? उस सर्किल का सेंटर बहुत दूर, ठीक है। जैसे हम अर्थ के ऊपर हैं तो अर्थ के ऊपर अगर हम हैं तो अर्थ का सरफेस कैसा है? अर्थ कैसी है? स्फेरिकल है, लेकिन हमें कैसे दिखती है? फ्लैट दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि अर्थ जो है एक बहुत बड़े रेडियस का स्फेयर है। इसी तरीके से अगर हम बहुत बड़े रेडियस का सर्किल अगर पकड़ लें तो उसकी उस बहुत बड़े रेडियस की लार्ज आर्क, लार्ज लेंथ, ठीक है, इनफाइनाइट रेडियस का अगर सर्किल में पकड़ लूं तो उसकी लार्ज लेंथ आपको कैसी अपीयर होगी? स्ट्रेट अपीयर होगी, बिल्कुल स्ट्रेट अपीयर होगी। समझ गए मेरी बात को? तो यहां पे सिचुएशन क्या है? यहां पे सिचुएशन देखें, ठीक है, स्ट्रेट अपीयर होगी, उसकी लार्ज लेंथ जो है कैसी अपीयर होगी? स्ट्रेट अपीयर होगी। और या यूं कहें कि अगर हमारे पास कोई सर्किल है तो उस सर्किल की कौन सी आर्क सेंटर पे 1 सेकेंड एंगल सबटेंड करेगी? वेरी स्मॉल लेंथ की आर्क, ठीक है। तब रेडियस ऑफ द सर्किल क्या होगा? इस आर्क के कंपैरिजन में वेरी लार्ज, इनफाइनाइटली लार्ज, वेरी लार्ज रेडियस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन क्या लिखाई, अगर आप इस डेफिनेशन को देखें तो इस डेफिनेशन में क्या लिखाया गया है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये सब चीज़ें एक्सप्लेन हो चुकी हैं। मैं क्या देखा गया है इस डेफिनेशन में कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इतनी लेंथ के बराबर आर्क जितनी डिस्टेंस पे 1 सेकेंड एंगल सबटेंड कर रही होगी वो डिस्टेंस जो है क्या कहलाती है? 1 पार्सेक कहलाती है। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड, ठीक है। यानी अगर हमारे पास 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? ये हमारा सन है, ये सन है बच्चों, और ये अर्थ है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। इतनी लंबाई की आर्क जितनी डिस्टेंस पे 1 सेकेंड एंगल सबटेंड करेगी, ठीक है, वो डिस्टेंस 1 पार्सेक है। तो अगर मान लो वो डिस्टेंस यहाँ पर है, कहीं यहाँ पर है, चूंकि एंगल 1 सेकेंड है और वेरी स्मॉल एंगल है, तो ये सेंटर ऑफ द सर्किल हो जाएगा पॉइंट O, ये A ये B अगर मान लें इसको हम, तो ये सेंटर ऑफ द सर्किल हो जाएगा, ठीक है। और ये 1 सेकेंड एंगल वेरी स्मॉल एंगल है, तो ये आर्क कैसी अपीयर होगी आपको? स्ट्रेट। तो इसका मतलब ये जो 1 पार्सेक डिस्टेंस है, जिस पॉइंट पे ये लेंथ 1 सेकेंड एंगल बना रही है, तो ये 1 पार्सेक डिस्टेंस जो है इस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के कंपैरिजन में दिस डिस्टेंस इज वेरी वेरी लार्ज, दिस डिस्टेंस इज वेरी वेरी लार्ज, ठीक है। तभी स्ट्रेट अपीयर होगी ना आर्क। इस आर्क के स्ट्रेट होने का मतलब स्मॉल एंगल सबटेंड हो रहा है। देखो यहाँ 1 सेकेंड एंगल, तो ये आर्क स्ट्रेट आपको दिखाई गई है। तो मैं यहाँ से लगाऊंगा फॉर्मूला, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर अपॉन रेडियस। मुझे ये रेडियस निकालनी है, ये रेडियस, तो रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? L बाई थीटा, ठीक है। तो रेडियस इज द 1 पार्सेक, तो 1 पार्सेक इज इक्वल टू कितना हो गया? लेंथ ऑफ आर, एंड द लेंथ ऑफ आर कितनी है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क विच इज 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ठीक है। क्लियर हो गया? अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को मीटर में रख दो और सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट कर दो, तो 1.496 इंटू 10⁻11, और मैं सेकंड को रेडियन में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पाई अपॉन 180 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, और सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं बता चुका हूँ पिछले वाले लेक्चर में, लॉगरिदम एंड एंगल वाले लेक्चर में, कि फिज़िक्स में जब भी एंगल हमारे आएगा तो एंगल को हमेशा किस में रखना होगा? रेडियन में रखना होगा, डिग्री में नहीं रख रहे होंगे, ठीक है, सेकंड में नहीं रख रहे होंगे।
मिनट में नहीं ले रहे होंगे, हमेशा किस में लेना है, रेडियन में लेना है, ठीक है। तो 1 पार्सेक जो हमारा निकल कर आएगा, अगर आप देखेंगे यहाँ से, तो 1 पार्सेक हमारा आएगा 1.496 इंटू 10⁻11 इंटू 180 इंटू 60 अपॉन 22/7 या 3.14 डाल दो, तो जो 1 पार्सेक यहाँ से निकल के आएगा, कितना आएगा निकल के, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से, वेरी इजीली, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आएगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये आपका 1 पार्सेक है, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। क्लियर बच्चों? तो 1 पार्सेक, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, 1 पार्सेक इज इक्वल टू ये वैल्यू, ठीक। इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 पार्सेक आपका निकल के आएगा यहाँ से कितना, 1 पार्सेक इज इक्वल टू निकल के आएगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। और अगर इसको लाइट ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। 1 पार्सेक इज इक्वल टू कितना आएगा, 3.26 लाइट ईयर निकल के आएगा। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है। ये इनमें मैंने क्या डिस्कस किया आपसे, लाइट ईयर डिस्कस किया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्कस किया, पार्सेक डिस्कस किया। इन तीनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्सेक है। पार्सेक आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है 2 मार्क्स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, पैरालक्स। Parallax is the apparent shift in the position of the object when we shift our eye sidewise, ठीक है। तो पैरालक्स मैंने क्या लिखाया है, इसको, इस बात को समझने के लिए आप क्या करेंगे, अपने आँखों के सामने, अपने सामने ऐसे पेन रखेंगे, पेन, और पेन की टिप को बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इस पेन की टिप को विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड आप देख रहे होंगे। कैसे देखेंगे, पहले आप अपनी लेफ़्ट आई से देखिए, लेफ़्ट आई से देखने के बाद लेफ़्ट आई को बंद करके राइट आई से देखिए, एकदम क्विकली देखिए। तो आप क्या देखेंगे कि बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में, बैकग्राउंड में किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ लेना है, बैकग्राउंड में कोई पॉइंट पकड़ लेना है, बैकग्राउंड में वॉल के ऊपर कोई पॉइंट पकड़ लेना है, ठीक है। तो बैकग्राउंड के ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में आप ये देखेंगे कि इस पेन की पोजीशन, पेन की जो निब है इसकी पोजीशन आपको शिफ्ट होती हुई दिख रही होगी। पेन लेफ़्ट राइट शिफ्ट होता हुआ दिख रहा होगा। ऐसे वॉच करिए, ऐसे देखेंगे तो पेन आपको शिफ्ट होता हुआ दिखेगा, ठीक है, ये शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। इसको पैरालक्स कह रहे होते हैं। तो पैरालक्स इज़ द अपरेंट शिफ्ट। अब शिफ्ट नहीं हो रहा है, शिफ्ट नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। मैं हाथ, मेरा देखो ऐसे ऐसे मूव नहीं करा रहा हूँ मैं हाथ को, तो शिफ्ट नहीं हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। शिफ्ट होता हुआ महसूस हो रहा है हमें, ये शिफ्ट अपरेंट शिफ्ट है, एक्चुअल शिफ्ट नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे ऐसे ऐसे पेन मूव कर रहा है। जब हम इसको एक बार लेफ्ट आई से देखेंगे फिर राइट आई से देखेंगे, ठीक है, इसलिए क्या कह रहा है, इसको अपरेंट शिफ्ट कह रहा है। तो अपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर व्हेन वी शिफ्ट अवर आई साइडवाइज इज कॉल्ड पैरालक्स, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट है जिस पॉइंट को हम देख रहे हैं, ठीक है। और ये वो 2 ऑब्जर्वेशन पॉइंट हैं, 2 ऑब्जर्वेशन पॉइंट हैं, जिन 2 ऑब्जर्वेशन पॉइंट से इस ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है। ये 2 ऑब्जर्वेशन कौन कौन से पॉइंट है, एक लेफ्ट पॉइंट है, हमारी लेफ्ट आई है, और दूसरी राइट आई है, ठीक है। तो ये 2 जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है इसको बी से डिनोट कर रहे होते हैं। ये बी जो डिस्टेंस है ये कहलाती है बेसिस,
ये बेसिस कहलाती है। ठीक है, जो दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट हैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बेसिस कहलाती है। क्या होती है ये बेसिस? डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट। बेसिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स। और ये एंगल है थीटा। अगर हम ये थीटा एंगल को, ये थीटा एंगल मेजर कर लें कि इन दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से इस पॉइंट पे कितना एंगल बन रहा है, अगर मैं ये थीटा मेजर कर लूं, ठीक है, तो ये थीटा मेजर करने के बाद इस डिस्टेंस को मेजर किया जा सकता है। अगर ये डिस्टेंस s है तो इस डिस्टेंस को मेजर किया जा सकता है इजीली। कैसे मेजर किया जा सकता है? इफ दिस डिस्टेंस s इज वेरी लार्ज, दिस s इज वेरी लार्ज कंपेयर टू दिस बेसिस b। ये जो बेसिस है b, इसके कंपैरिजन में ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लार्ज है। ये मैंने यहाँ पेन पकड़ रखा है, मेरी दोनों आई के बीच की जो डिस्टेंस है, मेरी आई से इस पेन की जो डिस्टेंस, इसको मैं और दूर ले जाऊँ, ठीक है, और दूर ले जाऊँ, ठीक है, फिर ऑब्जर्व करूँ इस पॉइंट को, तो ये जो डिस्टेंस है इन दोनों आई के बीच की डिस्टेंस से कंपैरेटिवली पेन की आई से डिस्टेंस वेरी लार्ज है कंपेयर टू दिस डिस्टेंस। ठीक है, कंपेयर टू दिस डिस्टेंस, दिस बेसिस, इफ दिस डिस्टेंस इज वेरी वेरी लार्ज, ठीक है, तो ये थीटा एंगल कैसा होगा? वेरी वेरी स्मॉल एंगल बनेगा। जब ये वेरी वेरी स्मॉल एंगल बन रहा होगा और ये वेरी लार्ज डिस्टेंस होगी, और ये वेरी लार्ज डिस्टेंस होगी इसके कंपैरिजन में, तो हम इसे क्या अज्यूम कर सकते हैं? हम इसको अज्यूम कर सकते हैं आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ दिस रेडियस। और जहाँ ये O जो है वो क्या है? सर्कल का सेंटर है। यानी इफ S इज मच मच ग्रेटर देन B, अगर ऐसा केस हो जाए, जो ऐसा ही केस होगा हमारे यहाँ भी, ठीक है, इस मेथड से हम प्लैनेट के डिस्टेंसेस, ठीक है, एंड नियर बाई स्टार्स, उनकी डिस्टेंसेस को हम पैरेलक्स मेथड लगा के मेज़र कर रहे होते हैं। कैसे मेज़र करेंगे? हमारे पास ये वाला केस होता है ऑलवेज, S इज़ वेरी वेरी मच मच ग्रेटर देन B, ठीक है, S इज़ ग्रेटर देन B अगर है तो हम यहाँ पे इसको आर्क अज्यूम कर सकते हैं, एक सर्कल की आर्क अज्यूम कर सकते हैं जिसकी लेंथ B है, क्योंकि अब जब S बहुत ज़्यादा लार्ज होगा B से तो ये आर्क कैसी अपीयर होगी? स्ट्रेट अपीयर होगी। ठीक, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस B अपॉन S। तो इस S को मेज़र किया जा सकता है B बाई थीटा। अगर ये मेरा प्लैनेट है, ये मेरा प्लैनेट है, ठीक है, और ये दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ऑन द अर्थ, तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट अगर अर्थ पे है तो इन दो डिस्टेंसेस को तो मेज़र किया जा सकता है ना। अर्थ पे दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट हैं, उन दोनों ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को तो मेज़र कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इस प्लैनेट के डिस्टेंस को, अगर मुझे एंगल थीटा है तो इस प्लैनेट के डिस्टेंस को अर्थ से निकाला जा सकता है, S कैलकुलेट किया जा सकता है B बाई थीटा से। ठीक, ये हम पैरेलक्स है। इस पैरेलक्स, जहाँ थीटा जो है, यहाँ पर थीटा जो है वो क्या कहलाता है? पैरालेक्टिक एंगल कहलाता है। थीटा जो है यहाँ पर पैरेलक्स एंगल कहलाता है, पैरालेक्टिक एंगल या पैरेलक्स कहलाता है। या पैरेलक्स कहलाता है। ठीक है, याद रखेंगे कि थीटा को हमने यहाँ किस में पुट करना है? ऑलवेज रेडियन में पुट करना है। ठीक है, किस में पुट करना है? रेडियन में। और न्यूमेरिकल में आपको थीटा डिग्री, मिनट और सेकंड में गिवन होगा। सबसे पहले उस डिग्री, मिनट और सेकंड को आप रेडियन में कन्वर्ट कर रहे होगे। डिस्टेंस ऑफ मून, सबसे पहला देखें इसका एप्लीकेशन। डिस्टेंस ऑफ मून और एनी प्लैनेट डिस्टेंस ऑफ मून और एनी प्लैनेट यूजिंग पैरेलक्स मेथड। पैरेलक्स मेथड का इस्तेमाल करके हम
मून की डिस्टेंस या किसी प्लैनेट की डिस्टेंस को ऑब्जर्व करें पैरेलक्स मेथड का इस्तेमाल करके, तो मान लो सपोज ये हमारे पास कोई प्लैनेट है, इस प्लैनेट की डिस्टेंस को मैंने अर्थ से मेज़र करना है। ये अर्थ है, ये अर्थ की सरफेस है, ठीक है। तो अर्थ पे दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट प्लैनेट से आने वाली लाइट को रिसीव किया जाता है। एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट मान लिया ये है ए इस पॉइंट पे, और एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये है बी। प्लैनेट को ऑब्जर्व किया जाता है कहाँ से? दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ये अर्थ सरफेस है, दिस इज अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस, ये दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट भी हो सकते हैं अर्थ की सरफेस पे, ठीक है। तो अर्थ की सरफेस पे इस प्लैनेट को ऑब्जर्व किया जाता है दो पॉइंट से। ये दो ऑब्जर्वेटरी पॉइंट हैं, और दो ऑब्जर्वेटरी पॉइंट से मेज़र करने में क्या करते हैं कि हमें ये डिस्टेंस ए बी तो हम मेज़र कर सकते हैं, अर्थ की सरफेस पे है, क्योंकि हम अर्थ की सरफेस पे हैं, ए बी को कैलकुलेट कर सकते हैं ए बी डिस्टेंस कितनी है। मुझे ये एंगल मेज़र करना है, ये वाला एंगल। अगर मैं ये वाला एंगल मेज़र कर लूँ तो मुझे ये डिस्टेंस पता लग जाएगी। अब ये एंगल मेज़र कैसे किया जाएगा जरा देखें ध्यान से। हम एक स्टार को, नियर बाई स्टार से आने वाले पॉइंट ए के ऊपर एक नियर बाई स्टार, यहाँ पे जो नियर बाई स्टार है, इस नियर बाई स्टार से आने वाली लाइट को रिसीव किया जाता है। प्लैनेट से आने वाली लाइट और नियर बाई स्टार से आने वाली लाइट, इसको रिसीव करते हैं यहाँ, ठीक है। तो इस दोनों को रिसीव करने के बाद अर्थ के ऊपर जब इन दोनों लाइट के बीच में इस एंगल को मेज़र कर लिया जाता है φ1। अगर आप स्टार देखेंगे यहाँ से अर्थ से, तो स्टार देखेंगे, स्टार का साइज क्या अर्थ के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। स्टार वेरी बिग इन साइज कंपेयर टू अर्थ, ये तो आप जानते हैं। लेकिन कैसा अपीयर हो रहा होता है? आपको एक पॉइंट साइज अपीयर होता है, पॉइंट दिख रहा होता है, एक पॉइंट, वो बड़ा सा थोड़ी दिख रहा होता है। तो इतने बड़े स्टार पे जो अर्थ के कंपैरेटिवली बहुत बड़ा है, जितने भी पॉइंट्स है ऑब्जर्वेशन पॉइंट स्टार पे, वो सब एक ही हैं आपके लिए, एक ही हैं आपके लिए। तो आप स्टार, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नियर बाई स्टार है, इस स्टार के रिस्पेक्ट में पॉइंट ए और बी दोनों की पोजीशन एक ही है। प्रैक्टिकली इस स्टार की पोजीशन, आप उस स्टार को ए से देखो या बी से देखो, एक ही बात है, उसकी पोजीशन पे कोई फर्क नहीं आएगा। समझ रहे मेरी बात को? तो ये जो नियर बाई स्टार है, इसकी प्रैक्टिकली इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। अर्थ के किसी भी कहीं भी किसी भी पॉइंट से आप देखोगे तो प्रैक्टिकली इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा होगा। डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ले लिया आपने अर्थ की सरफेस पे, ये अर्थ है, ये अर्थ का डायमीटर है। इस किसी स्टार को आप इस पॉइंट से ऑब्जर्व करो या इस पॉइंट से ऑब्जर्व करो, यहाँ पे कोई स्टार है तो इस प्रैक्टिकली इस स्टार की पोजीशन, ये दोनों पॉइंट इस स्टार के लिए एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट है, बिकॉज स्टार जो है अर्थ से बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंस पे है, इसलिए ये दोनों पॉइंट बिल्कुल नियर पॉइंट है, एक ही पॉइंट है स्टार से। अगर आप स्टार से देखने लगे अर्थ को, तो अर्थ तो दिखेगी नहीं, ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पे दिखेंगे, ठीक है। तो स्टार से आने वाली लाइट और प्लैनेट से आने वाली लाइट को रिसीव किया जाता है और इस एंगल को मेजर कर लिया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से इसी स्टार, नियर बाई स्टार से आने वाली लाइट को, ये जो नियर बाई स्टार है और प्लैनेट से आने वाली लाइट को रिसीव करके इस एंगल को मेजर कर लेते हैं φ2। हमें φ1 एंगल पता लग गया है, हमें φ2। अर्थ पे इन दोनों एंगल को नापा जा सकता है, इस यहाँ पे नहीं नापा जा सकता है, प्लैनेट पे पहुँच के, प्लैनेट पे नहीं पहुँचा जा सकता है, ठीक है। इन दोनों एंगल को मेजर किया जा सकता है। जब ये दोनों एंगल मुझे पता है, तो ये मेरा φ1 है, ये φ1 है, तो ये भी क्या हो गया φ1, ठीक है। ये φ2 है, तो ये भी क्या हो गया φ2। तो यहाँ पे एंगल मुझे पता लग गया कि प्लेनेट पे ये एंगल कितना सबटेंड हो रहा है, φ1 + φ2 सबटेंड हो रहा है। अगर ये डिस्टेंस हमें पता है, बेसिस, दिस b इज द बेसिस, ये डिस्टेंस हमें पता है, तो हम ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस जो है प्लैनेट की अर्थ से जो डिस्टेंस है s, ये फाइंड कर सकते हैं। प्लैनेट से अर्थ की डिस्टेंस को फाइंड किया जा सकता है। कैसे फाइंड किया जा सकता है? एंगल इज इक्वल टू
ये जो डिस्टेंस है, ये जो एस है, ये ग्रेटर देन बी वाला केस है। ये जो बेसिस है बी, ये जो बेसिस है बी, ये वेरी स्मॉल है। इस प्लैनेट की डिस्टेंस है, अर्थ से जो प्लैनेट की डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस इस बी के ए और बी जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को कंपैरिजन में डिस्टेंस वेरी लार्ज है। तो मैं एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लगा सकता हूँ, यानी φ1 + φ2 इज इक्वल टू क्या लगा सकता हूँ मैं, b/s। तो यहाँ से φ1 + φ2 पता है मुझे, ये φ1 + φ2 पता होता है मुझे, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b/φ1 + φ2। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको ये बेसिस गिवन होता है और ये कंबाइंड एंगल गिवन होता है, इसको मैं थीटा कह दूँ, b/θ गिवन होता है, ये आपको गिवन होता है। ये प्लैनेट की डिस्टेंस आप मेज़र कर सकते हैं, वेयर थीटा इज इक्वल टू φ1 + φ2। ठीक है, आप ये मेज़र कर सकते हैं। पैरेलक्स मेथड का इस्तेमाल करके इस डिस्टेंस को आसानी से मेज़र किया जा सकता है। फ्रॉम अर्थ, ठीक है, पैरेलक्स मेथड का इस्तेमाल करके हमने इस क्वेश्चन को करना है। वो दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जिन दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से मून को ऑब्जर्व किया जा रहा है अर्थ से, उन दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस इतनी दी हुई है। ठीक है, और पैरेलक्स एंगल 1.9 डिग्री गिवन है। क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ मून निकालनी फ्रॉम अर्थ। यानी क्वेश्चन आपके सामने ये है, ये मून है, ये आपका मून है और ये अर्थ है। अर्थ पे दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट गिवन है आपको, ये पैरेलक्स एंगल गिवन है आपको 1.9 डिग्री, ठीक है, और ये बेसिस गिवन है आपको, और ये एस निकालना है आपने। ठीक है, तो आपको थीटा गिवन है कितना, थीटा गिवन है 1.9 डिग्री। अब मैंने थीटा जब 1.9 डिग्री है, तो डिग्री को, एंगल को जब भी हम यूज़ कर रहे होंगे तो एंगल को ऑलवेज किस में रख रहे होते हैं, रेडियन में रख रहे होते हैं, याद रखना। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है, π/180 से। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कभी भी डिग्री में नहीं रखेंगे फिजिक्स में एंगल को, हमेशा रेडियन में रखेंगे। तो ये आ गया आपका π/180 रेडियन। ठीक है, ये एंगल मिल गया आपको। बेसिस दिया हुआ है कितना, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं ये। बेसिस दिया हुआ, बस कैलकुलेशन होती है यहाँ पर और कुछ नहीं होता है। 1.26 × 10⁷ दिया हुआ है बेसिस, इतना मीटर। ठीक है, तो आप लगा देंगे एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस b/θ। एस ना लेके कैपिटल डी ले लें। अगर आपको एस में दिक्कत आ रही है, कैपिटल डी इज द डिस्टेंस, ये आगे डिस्टेंस, ये लो, ये लो। ठीक है, एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो d इज इक्वल टू जो है डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ कितना हो जाएगा, b/θ। b इज 1.276 × 10⁷ एंड थीटा इज 1.9 × π/180। ठीक है बच्चों, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका क्या आएगा, निकल के देखें तो d इज इक्वल टू 1.276 × 10⁷ इंटू 180 अपॉन 1.9 × 3.14। ठीक है, तो ये आपका आएगा लगभग 3.84 × 10⁸ मीटर, जो कि लगभग आएगा कितना, 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। ये आपका डिस्टेंस निकल आई, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, यूजिंग पैरेलक्स। एक क्वेश्चन और देखें,
एक क्वेश्चन और देखो बच्चों, सन एंगुलर डायामीटर is measured to be 32 minute. Sun's angular diameter is measured to be 32 minute. The distance between Earth and Sun to be 1.496 into 10⁻11 मीटर बताई थी। तो क्वेश्चन में दी हुई है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.5 into 10⁻11 मीटर। फाइंड लीनियर डायामीटर ऑफ सन। सन का लीनियर डायामीटर फाइंड करना है। ठीक है, तो सन का लीनियर डायमीटर फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है जरा देखें। ये सन है हमारा, ये सन है, ठीक है, ये सन का डायामीटर है जो आपको फाइंड करना है। डी इज द डायामीटर ऑफ द सन। ये सन का डायामीटर, ये अर्थ है, ठीक है। क्या दिया हुआ आपको, सन एंगुलर डायामीटर इज मेजर्ड टू बी 32 मिनट, यानी सन का जो डायामीटर है वो अर्थ पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है। इस बात का मतलब ये है कि सन का जो डायामीटर है वो अर्थ पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो कितना है, 32 मिनट है। सन का लीनियर डायामीटर अर्थ पे 32 मिनट एंगल सबटेंड कर रहा है। और ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ आपको दी हुई है कितनी, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ये डिस्टेंस आपको दी हुई है एस इज गिवन टू यू। आपको ये निकालना है डायमीटर ऑफ द सन, लीनियर डायमीटर निकालना है। लीनियर डायमीटर ऑफ द सन सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 32 मिनट, एंगल ऑफ 32 मिनट एट द अर्थ। दिस एंगल इस क्या कहलाएगा आपका, क्योंकि ये सन का लीनियर डायामीटर है, ये अर्थ के ऊपर 32 मिनट का एंगल सबटेंड कर रहा है, इसलिए ये 32 मिनट एंगल जो है इसका क्या हो गया, एंगुलर डायामीटर हो गया। कितनी डिस्टेंस पे, इतनी डिस्टेंस पे, ठीक है, इतनी डिस्टेंस पे ये एंगुलर डायामीटर हो गया इसका। क्लियर, डिस्टेंस को डिस्टेंस इस डिस्टेंस पे ये एंगुलर डायामीटर है। तो हमने ये डी निकालना है। तो अगेन क्या लगा दो, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, डी अपॉन दिस इज द एंगल थीटा, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, डी अपॉन एस। क्लियर, तो हमने क्या निकालना है, डी निकालना है। डी इज इक्वल टू थीटा इंटू एस, ठीक है। थीटा कितना दिया हुआ आपको, 32 मिनट। मिनट को आपने किस में कन्वर्ट करना है, 32 मिनट, मिनट को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, ठीक है। 32 इंटू पाई अपॉन 180 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। मिनट को रेडियन में, ये हमने क्या किया, मिनट को रेडियन में कन्वर्ट किया है। 32 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट किया है। थीटा की वैल्यू रखिए इंटू एस, एस कितना है, 1.5 इंटू 10⁻11, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व करके आएगा 13.95 इंटू 10⁵ किलोमीटर, 10⁸ मीटर। ये आपका सॉल्व करके निकल के आएगा 13.95 इंटू, यहाँ अगर नहीं दिख रहा आपको बोर्ड तो यहाँ पे लिख दूँ मैं बच्चों, अगर नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, यह आपका निकल के आएगा 13.95 इंटू 10⁸ मीटर, या इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे 13.95 इंटू 10⁵ किलोमीटर। डिस्टेंस ऑफ नियर बाई स्टार,
डिस्टेंस ऑफ नियर बाई स्टार बाय पैरालैक्स मेथड। यूजफुल फॉर measuring distance of stars which are less than 100 light year away from Earth। ठीक है, 100 लाइट ईयर अवे फ्रॉम अर्थ। तो हम जिस बेसिस की बात कर रहे थे, अगर आप स्टार को, किसी भी स्टार को अर्थ से ऑब्जर्व करेंगे बच्चों, तो स्टार के लिए, स्टार आपको कैसा अपीयर होगा, पॉइंट साइज का अपीयर हो रहा होगा। और स्टार जो है वो अर्थ के साइज़ के कंपैरेटिवली, अगर स्टार के साइज़ को कंपेयर करोगे तो अर्थ का साइज़ स्टार के कंपैरेटिवली बहुत छोटा सा होता है। यानी स्टार बहुत बड़ा, बहुत बड़ी बॉडी है कंपेयर टू द अर्थ। तो जब आप अर्थ से उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो कैसा अपीयर हो रहा, पॉइंट साइज़ का अपीयर हो रहा है। तो पैरालैक्स मेथड में जो बेसिस थे, जो 2 ऑब्जर्वेशन पॉइंट हैं अर्थ के ऊपर, वो 2 ऑब्जर्वेशन पॉइंट अगर आप अर्थ पे लोगे और उन 2 ऑब्जर्वेशन पॉइंट से किसी स्टार को मेज़र कर रहे होगे, ऐसा स्टार जिसकी डिस्टेंस 50 लाइट ईयर अवे है, जो हमसे 50 लाइट ईयर अवे है, अगर उस स्टार को आप ऑब्ज़र्व करोगे तो आप यहाँ से देखो या अमेरिका से देखो, यहाँ पे पॉइंट हो या अमेरिका में पॉइंट हो, दोनों पॉइंट उस स्टार के लिए एक ही जगह पर हैं। अर्थ का कोई वजूद नहीं है स्टार के कंपैरेटिवली। ठीक है, अर्थ एक सिंगल पॉइंट होगी स्टार से, अर्थ एक सिंगल पॉइंट होगी स्टार से। तो वो जो 2 ऑब्जर्वेशन पॉइंट हैं, वो 2 ऑब्जर्वेशन पॉइंट अगर आप अर्थ पे लोगे तो कोई भी 2 ऑब्जर्वेशन पॉइंट स्टार के लिए अर्थ के ऊपर एक ही पॉइंट हैं। ठीक है, क्योंकि अर्थ जो है इटसेल्फ इज अ पॉइंट साइज। ठीक है, पॉइंट साइज जितना बड़ा आपको स्टार दिख रहा है यहाँ से, पॉइंट साइज का अर्थ तो आपको दिखेगी भी नहीं। स्टार से अगर आप देखना चाहोगे अर्थ को, तो अर्थ का वजूद ही नहीं दिखाई देगा आपको इस यूनिवर्स के अंदर। अगर आप स्टार से देखना चाहोगे, अर्थ इतनी छोटी है स्टार के कंपैरेटिवली। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है हमारे, अगर हम इस मेथड का इस्तेमाल करके हम स्टार्स की डिस्टेंस को मेज़र करना चाहते हैं, तो वो 2 जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट हैं हमारे, वो अर्थ पे नहीं होते हैं। कहाँ होते हैं वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ज़रा देखें कहाँ होते हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट। इधर बना रहा हूँ फिगर बच्चों। वो अब 2 ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारे कहाँ होते हैं, इन ऑर्बिट अराउंड सन। सन के चारों तरफ जो अर्थ का जो ऑर्बिट है, अर्थ एक पूरा चक्कर उस ऑर्बिट में कितने टाइम में पूरा करती, 1 साल में, 1 ईयर। हमारा अर्थ जो 1 ईयर है वो क्या है, सन के चारों तरफ एक कंप्लीट चक्कर पूरा करने में लगा टाइम जो है अर्थ का 1 साल कहलाता है। तो जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो कहाँ होते हैं, अर्थ के ऑर्बिट में। कौन से वाले ऑर्बिट में, अराउंड द सन। ठीक है, वहाँ होते हैं 2 ऑब्जर्वेशन पॉइंट। कैसे होते हैं वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये अर्थ का ऑर्बिट है अराउंड द सन, ये अर्थ का ऑर्बिट है बच्चों अराउंड द सन। ये सन है हमारा, ये सन है। ठीक है, ये सन है। तो हमारी अर्थ जो है इसके चारों तरफ ऑर्बिट कर रही। तो हम क्या करते हैं, अर्थ को, ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। तो हम क्या किया कि यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे हमारा स्टार है। कैसा स्टार है, नियर बाई स्टार। नियर बाई स्टार। अब ये नियर बाई स्टार है मेरा, ये एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट अर्थ पे ये
और यहाँ पे अर्थ, ये चक्कर ऐसे अर्थ ऑर्बिट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अराउंड द सन। यहाँ कब पहुँचेगी अर्थ? 6 महीने के बाद। डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे अर्थ कहाँ पहुँचेगी? 6 महीने के बाद। यहाँ पे हमने अर्थ को पकड़ा सबसे पहले t=0 पे, t=0 पे अर्थ को लिया और इस टाइम पे, और 0 से अगर टाइम में शुरू करूँगा तो यहाँ कब पहुँचेगी? आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, t=0 पे अर्थ को लिया मैंने, अर्थ की पोजीशन, और 6 महीने के बाद अर्थ की पोजीशन यहाँ पे होगी। ये मेरा नियर बाई स्टार है। अगेन ये दोनों जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट हैं, ये दोनों ऑब्जर्वेशन पॉइंट एक ही होंगे। किसके लिए एक होंगे? ये दोनों ऑब्जर्वेशन पॉइंट एक ही होंगे। किसके लिए? फार स्टार के लिए। अगर फार स्टार से आप देखोगे तो फार स्टार से ये पूरा ऑर्बिट एक पॉइंट दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स का कोई एंड नहीं है। अगर आप फार स्टार से देखोगे तो ये अर्थ का पूरा ऑर्बिट एक पॉइंट दिखाई देगा, एक सिंगल पॉइंट दिखाई देगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस नियर बाई स्टार से आने वाली लाइट को रिसीव किया, और यहाँ जो फार स्टार है, ये जो फार स्टार है, इससे आने वाली लाइट को रिसीव किया। कौन सा स्टार? फार स्टार। और इस एंगल को नाप लिया φ1 यहाँ पे। ये हम कहाँ पर हैं? अर्थ के ऊपर है, ये अर्थ है। ठीक है, हम हर वक्त इस ऑर्बिट में हर टाइम पर हैं, हर समय, हर पल हैं। ठीक है, तो अर्थ के ऊपर ही हमने ऑब्जर्व कर लिया, ये अर्थ के ऊपर ही हमने इस एंगल को मेजर कर लिया। फिर 6 महीने तक वेट किया, 6 मंथ तक वेट किया अर्थ पे। 6 मंथ के बाद अर्थ घूम के यहाँ पहुँच गई। क्यों वेट किया 6 मंथ तक? क्योंकि मुझे ये ए बी डिस्टेंस पता है, बेसिस पता है मुझे। क्यों पता है बेसिस? सन और अर्थ के बीच की ये जो डिस्टेंस है, ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, और ये भी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। तो टोटल जो बेसिस है वो कितना है? 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ठीक है, तो ये बेसिस मुझे पता लग रहा होता है। यहाँ 6 महीने लेने का मतलब ये है। क्लियर बच्चों? तो यहाँ से हमने ये मेज़र किया। फिर इस 6 महीने के बाद फिर सन नियर बाई स्टार से आने वाली, उसी स्टार से आने वाली लाइट को ऑब्जर्व किया, और ये फार स्टार से आने वाली लाइट को लिया। फार स्टार की पोजीशन प्रैक्टिकली चेंज नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू दीज 2 पॉइंट। फार स्टार से आने वाली लाइट को लिया, और 6 महीने के बाद फिर इस एंगल को मेज़र कर लिया φ2 को। ये φ1 φ2 हमें पता लग गए आफ्टर 6 मंथ। ठीक है, तो अब हमारे पास ये φ1 है, ये φ2 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? φ1 प्लस φ2 इज इक्वल टू, एंगल इज इक्वल टू दिस बेसिस, दिस इज द बेसिस B, ये बेसिस हो गया B, और B इज दिस डिस्टेंस S, S is what? Very very greater than B. B is very small compared to S. तो हम यहाँ पे एंगल इज इक्वल टू आर्क B अपॉन रेडियस लगा सकते हैं B/S। तो S इज इक्वल टू B अपॉन φ1 प्लस φ2 करके, ये φ1 प्लस φ2 हमें पता होता है, B हमें पता होता है। जनरली हम S को इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपका ये पैरेलक्स मेथड था। ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। वर्नियर कैलिपर्स कुछ लोगों ने कर लिया है। स्क्रू गॉज के बारे में थोड़ी सी बात और करेंगे हम। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना मैथमेटिक्स को कवर करते हुए, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को करते हुए हम स्टार्ट कर देंगे अपना काइनेमैटिक्स। ठीक है, टाइम से लेक्चर को वॉच करिए, डिले मत करिए। बहुत सारे बच्चे डिले करते हैं, पेंडिंग में डाल रहे होते हैं। हफ्ते में 1 लेक्चर आ रहा है, वीक में 2 लेक्चर आ रहे हैं, उनको करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, टाइमली आप अपने लेक्चर को देखते रहिए, बिल्कुल पेंडिंग वर्क मत डालिए। ठीक है, चलिए देन अगली क्लास में मिलते हैं।